मैं और बाई निंगबिंग लगभग 10 सालों तक एक दूसरे को यातना देते रहे। वह एक के बाद एक प्रेमिकाओं को खुलेआम साथ घुमाता रहा और मैं उसकी आधी से ज्यादा संपत्ति छोड़ने को तैयार नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे की कमजोरियां पकड़े हुए थे। कोई भी पहले झुकना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं उससे तलाक लेने वाली थी। मैं काफी देर तक हाथ में पकड़ी मेडिकल रिपोर्ट को देखती रही, फिर बाई निंगबिंग को फोन लगाया। तुम कहाँ हो फांग युआन? तुम्हें कोई बीमारी है क्या? तुमसे क्या मतलब? हम तलाक ले रहे हैं। सामने से ठंडी हंसी सुनाई दी, फिर उसने फोन काट दिया। वैसे भी ये तरीका मैं पहले बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी थी। अधिकतर यह सिर्फ उसे एक बार देखने का बहाना होता था। उसका भरोसा न करना भी सही था। मैंने 2 दिन इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आया। मैं उस रिपोर्ट को देखती रही जिस पर मेरी जिंदगी के खत्म होने की मुहर लगी थी। अब मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अगर बाई निंगबिंग को ढूंढना था तो मेरे पास सबसे तेज तरीका था। अगले ही पल मैं उसके विला के सामने खड़ी थी और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा एक कम उम्र के लड़के ने खोला। मुझे देखते ही उसकी आंखों में डर भर गया, मानो मैं कोई भयानक काम करने वाली हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई। जाकर बाई निंगबिंग से कहो कि घर लौट आए। मैं उससे तलाक लेने वाली हूँ। उसकी सारी प्रेमिकाओं में मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। हमारे तलाक के बाद शायद तुम ही उसकी जगह ले लो। ये सुनते ही उसने तुरंत कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे घिन मत दिलाओ। उसे जाकर बता देना, अगर वह कल तक घर नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़कर सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। मैं उससे और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुड़कर चली गई। अगर कुछ अप्रत्याशित ना हुआ तो आज रात मैं जरूर बाई निंगबिंग को देख लूंगी। मैं उसके सबसे प्यारे वांग दातिंग को भड़काने खुद पहुंची थी। वह इसे कैसे सह सकता था? इसलिए रात होते ही वह गुस्से से भरा मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना, उसे उस नाम से मत बुलाया करो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो क्या हुआ, मैं बुलाऊंगी, तुम क्या कर लोगे? वह गुस्से से पागल होने वाला था, लेकिन मेरे साथ कुछ कर भी नहीं सकता था। बस वही बातें कहता रहा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें इससे क्या मिलता है। वांग दातो पहले ही काफी आज्ञाकारी है। हमारे बीच अब कोई प्यार नहीं बचा। फांग युआन, ये क्या तुम समझती नहीं? तुम तलाक भी नहीं देना चाहती और मुझे किसी पसंदीदा इंसान को अपने पास रखने भी नहीं देती। क्या तुम चाहती हो कि हर इंसान तुम्हारी तरह अकेला रहे? उसकी बात खत्म होते ही मैंने हाथ में पकड़ा गिलास जोर से तोड़ दिया। वह सही कह रहा था, मैं सच में अकेली थी। इसीलिए इतने सालों तक मैंने उसे कसकर पकड़े रखा, ये जानते हुए भी कि हमारे बीच प्यार कब का खत्म हो चुका है। मैं तलाक नहीं देना चाहती थी, हाँ मैं दुखी थी। तो फिर वह क्यों खुश रहे? मैंने भी हार न मानते हुए जवाब दिया, लेकिन भीतर से बेहद थक चुकी थी। इन सालों में जब भी मैं बाई निंगबिंग से मिली, हम हमेशा दुश्मनों की तरह लड़ते रहे। लेकिन आखिर इसका मतलब क्या था? मैंने तलाक के कागज उसके सामने रख दिए। साइन करो, समझ लो मैं दया करके तुम्हें आजाद कर रही हूँ। बाई निंगबिंग ने गंभीर चेहरे से एग्रीमेंट पढ़ना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह चौकन्ना होकर मुझे घूरने लगा। अब तुम क्या चाल चल रही हो? मुझे सिर्फ ये घर चाहिए, बाकी सब तुम्हारा। हमारी सारी संयुक्त संपत्ति भी मैं छोड़ रही हूँ। तुम्हें दिख नहीं रहा? शायद पहले मैं बहुत ज्यादा मांगती थी, इसलिए अब जब मैं कुछ नहीं मांग रही थी उसे शक होना स्वाभाविक था। ये घर हमारा शादी वाला घर था। हालांकि अब इसकी कीमत ज्यादा नहीं रही थी, लेकिन मैं ये सहन नहीं कर सकती थी कि कोई और औरत उसके साथ यहाँ रहे। मैं दिल से बुरी थी, उसे किसी और के साथ खुश देखकर सह नहीं सकती थी। और वैसे भी अगर ये घर बेच दिया जाए तो शायद अच्छी जगह कब्र खरीदने लायक पैसे मिल जाएं। जीते जी का घर मरने के बाद की मिट्टी के बदले। मैं खाली हाथ आई थी, खाली हाथ ही चली जाऊंगी। शायद यही सबसे हल्का अंत होगा। बाई निंगबिंग ने बहुत सावधानी से कागजों को बार बार पढ़ा, फिर बोला, मैं अपने वकील से नया एग्रीमेंट बनवाऊंगा। घर तुम्हारा रहेगा, इसके अलावा मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। इसके बाद हमारा हिसाब हमेशा के लिए खत्म। वह सच में बड़ा उदार निकला। सिर्फ 1 करोड़ में हमारे 10 साल के रिश्ते की कीमत लगा दी। मेरे वकील के बनाए कागजों पर भरोसा नहीं, लेकिन तुम्हारे वकील पर भरोसा है। देखो, अब मैं बाई निंगबिंग से ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि उसे आजाद करने के पल में भी मैं उसे ताना मारे बिना नहीं रह सकी। ये सोचकर मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं मान गई। अच्छा, कल मेरा असिस्टेंट एग्रीमेंट लेकर आएगा, तुम तुरंत साइन कर देना। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मुझे तो लगा शायद वह रातों रात अपने सारे वकीलों को बुलाकर मीटिंग करेगा, यह जानने के लिए कि कहीं मैंने कोई जाल तो नहीं बिछाया। जो करना है जल्दी करो, मैंने इतना कहा। फिर भी वह चालाक लोमड़ी की तरह मुझे देखता रहा। मैं एक और शर्त जोड़ना चाहता हूँ, पैसे लेने के बाद तुम सी शहर छोड़ दोगी। आखिर हम दोनों को अपनी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, है ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। आंखों से दूर तो मन भी शांत। अगले दिन बाई निंगबिंग का असिस्टेंट सच में अपनी भारी तनख्वाह के लायक निकला। वह हाथ में एग्रीमेंट लेकर आ गई। उसने सम्मान से कागज मुझे थमाते हुए कहा, मैडम फांग, मेरे और बाई निंगबिंग के झगड़ों के बारे में पूरी कंपनी जानती थी। वांग दातिंग तो खुलेआम उसे ऑफिस लाने ले जाने लगा था, और बाई निंगबिंग भी मुझे नीचा दिखाने में पीछे नहीं था। उसने जानबूझकर वांग दातिंग को कंपनी में मेरा असिस्टेंट बना दिया। हालांकि ज्यादा समय नहीं लगा, वह वापस घर भेज दिया गया। उसके बाद से बाई निंगबिंग ने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। तब से मैं भी कंपनी नहीं गई। अब बहुत कम लोग मुझे मैडम फांग कहकर बुलाते थे। मेरे सामने खड़ी ये लड़की शायद अकेली थी, जरूरत नहीं, अब देखने लायक कुछ बचा भी नहीं। मैं मुस्कुराई और एग्रीमेंट उसे वापस दे दिया। अपने मिस्टर बाई से कहना 1 महीने बाद समय पर पहुंचे। देर मत करे, मेरे पास आखिर ज्यादा समय नहीं बचा। जी मैडम फांग। लड़की विनम्रता से विदा लेकर चली गई। हम दोनों एक के पीछे एक बाहर निकले। बाई निंगबिंग नहीं चाहता था कि मैं इसी शहर में रहूं, और सच कहूं तो मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। गिरते पत्ते आखिर जड़ों की ओर लौटते हैं। मैं भी घर लौटना चाहती थी, इसलिए मैं वापस छिंगछिंग आ गई। सोचते सोचते एहसास हुआ कि मुझे यहाँ लौटे लगभग 5 साल हो चुके थे। सबसे पहले मैं कब्रिस्तान गई। माँ पापा दादा दादी
सब यहीं थे। मैं समाधि के सामने बैठ गई। बाई निंगबिंग सही कहता था, मैं सच में बहुत अकेली थी। जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता कार दुर्घटना में गुजर गए। कॉलेज खत्म होने के बाद दादा दादी भी एक एक करके दुनिया छोड़ गए। मैंने उनकी कब्रें पास पास बनवाई थी। मुझे लगता था इससे उन्हें एक दूसरे का साथ मिलेगा। मैंने अपने लिए भी यहीं पास में एक जगह खरीद रखी थी। एक वजह यह थी कि मैं उन्हें बहुत याद करती थी। दूसरी वजह यह कि मुझे यहाँ की फेंग शुई अच्छी लगी। मैं ज्यादा देर नहीं बैठी। शुरुआती सर्दियों की ठंड अब बढ़ने लगी थी, इसलिए बस कुछ हल्की बातें करके उठ गई। ठीक है, मैं चलती हूँ, जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब मैं तुम सबको अच्छे से बताऊंगी कि उस कमीने बाई निंगबिंग ने इन सालों में मेरे साथ क्या क्या किया। मैं बड़बड़ाते हुए कपड़े झाड़कर उठी और कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। उस समय स्कूल की छुट्टी हो रही थी। मैं खास तौर पर छिंगचिंग हाई स्कूल पहुंची। गेट पर खड़े चौकीदार से थोड़ी बहस के बाद मैं आखिर स्कूल के अंदर घुस गई। कैंपस में कुछ छात्र झाड़ू लेकर सफाई कर रहे थे। कुछ लड़के बर्फ का गोला बनाकर लड़कियों पर फेंक रहे थे और लड़कियां झाड़ू लेकर उन्हें दौड़ा रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो अगले ही पल मैं अपने पुराने दिनों की खुद को और बाई निंगबिंग को देख लूंगी। मैंने सिर झटका और पढ़ाई वाली बिल्डिंग में चली गई। यादों के सहारे मैं 12वीं कक्षा के 5वें सेक्शन तक पहुंची। फिर अंदर जाकर अपनी पुरानी सीट पर बैठ गई। मैंने सिर मेज पर रख दिया। 1 2 3, ये मेरा स्कूल के दिनों का खास तरीका था। बस 3 तक गिनो और बाई निंगबिंग सामने आ जाता था। फिर वह चमकती मुस्कान वाली लड़की मेरे पास हाथ बढ़ाकर कहती, चलो घर चलते हैं। 1 2 3, मैंने आंखें खोली। सपना टूट चुका था। चाहे वह कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अब कभी वापस नहीं आ सकता था। मैं छिंगचिंग में 1 महीना रही। वहां सर्दियां जल्दी आ जाती थीं। जब दोबारा सी शहर की जमीन पर कदम रखा तो मुझे पहली बार लगा कि यहाँ कुछ गर्माहट है। सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर, तुम इतनी देर से क्यों आई? बाई निंगबिंग का चेहरा खराब लग रहा था। क्या बात है, तलाक लेने भी प्रेमी को साथ लाए हो? यहाँ तलाक वहां शादी। उसके पीछे खड़े वांग दातिंग को देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया। मेरी आवाज में ताना साफ था, ढंग से बात करो। आज वांग दातिंग की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना है। ठीक है, पहले उसे चेकअप करवा लो। मुझे क्या जल्दी है, मैं इंतजार कर लूंगी। जल्दी करो, ड्रामा मत करो। वह मेरी ओर बढ़ने लगा। तुम मुझे जबरदस्ती अंदर ले जाओगे? शर्म नहीं आती? बहस बंद करो। मैं हंसी और बोली, बाई निंगबिंग, अगर तुम इतनी बेचैनी नहीं दिखाते तो शायद मैं अभी तुम्हारे साथ अंदर जाकर सर्टिफिकेट ले भी लेती। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो मुझे बेहोश करके अंदर ले जाओ या फिर दफा हो जाओ। बाई निंगबिंग का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने मुझे घूरा और वांग दातिंग को लेकर चला गया। मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि खाने का भी मन नहीं रहा। तलाक लेने आया है और ऊपर से प्रेमी को साथ लाकर मुझे चिढ़ा रहा है। मैंने पास की दुकान से एक बेसबॉल बैट खरीदा और सीधे टैक्सी लेकर वांग दातिंग के घर पहुंच गई। इस घर की मालिक बाई निंगबिंग है, सही? मैंने मुस्कुराते हुए अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया। ये हमारी शादी की संयुक्त संपत्ति है। मिस्त्री ने फुर्ती से दरवाजा खोल दिया। मैंने उन्हें पैसे देकर भेजा और सीधे अंदर चली गई। बाई निंगबिंग को उसके साथ तस्वीरें खिंचवाना काफी पसंद था। हालांकि यह थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन ऐसी तस्वीरें बहुत थीं। कॉलेज खत्म होने के बाद बाई निंगबिंग हमेशा व्यस्त रहने लगा। हमारी साथ वाली तस्वीरें भी कम होती गईं। पहले हम पीठ फेर कर सोते थे, फिर अलग अलग कमरों में, और आखिर में अलग रहने लगे। तभी मुझे समझ आया कि हमारा रिश्ता सच में टूट चुका है, क्योंकि बाई निंगबिंग अब अलग अलग मर्दों को अपने घर लाने लगा था। मैंने कमरे का एक चक्कर लगाया और धीरे से एक बैंगनी जेड की सजावट तोड़ दी। वह मेरी दादी को बहुत पसंद आती। मैंने खास उनके लिए खरीदी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वह उस सर्दी से पहले ही चली गई, तो यह यहाँ छुपा कर रखा था। बाई निंगबिंग इसे अपने प्रेमी को खुश करने के लिए ले आया। ये देखकर मैंने और नहीं सोचा। मैंने बेसबॉल बैट घुमाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में घर का आधे से ज्यादा सामान टूटकर बिखर गया। शायद मैंने जरूरत से ज्यादा ताकत लगा दी थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई तरल चीज जमीन पर टपक रही है। मैंने सिर उठाकर खून पोंछा और अगले ही पल मेरी नजर हैरान वांग दातिंग और गुस्से से भरे बाई निंगबिंग से जा मिली। मेरा नाम मत लो, सुनकर उल्टी आती है। फांग युआन, मैं सच में तुम्हें अब समझ नहीं पा रहा। बाई निंगबिंग गुस्से से पागल हो उठा। वह मुझे धक्का देने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि मेरी नाक से फिर खून बहने लगा है। उसके कदम अचानक रुक गए। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, गुस्से की गर्मी है। तुम और तुम्हारे प्रेमी ने जो हालत कर रखी है। फांग युआन, मैं भी तुम्हें बहुत समय से सह रहा हूँ। जल्दी से तलाक खत्म करो। इस जन्म में फिर कभी मत मिलना, अगले जन्म में भी नहीं। पिछली बार की घटना के बाद अगले दिन बाई निंगबिंग अकेला आया। हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे कागजों पर साइन किए। मुहर लगते ही आखिरकार हमें वह तलाक का सर्टिफिकेट मिल गया। बाई निंगबिंग ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। वह बेपरवाही से मुड़ा और चला गया। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं काफी देर तक उसकी पीठ देखती रही। अचानक मुझे बहुत साल पहले की एक सर्द रात याद आ गई। उसने गर्म पानी की थैली मेरे हाथ में रखते हुए कहा था, शाओ युआन, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हें जाते हुए देखूंगा। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। मैं तुम्हें जाते हुए देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। बाई निंगबिंग, अब हम कभी घर वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद मैं अस्पताल में भर्ती हो गई और इलाज शुरू किया। मैडम, आप फिर से चुपके से ड्रिप क्यों निकाल रही हैं? जो मुझे डांट रही थी वो एक इंटर्न नर्स थी। उम्र बहुत कम थी, लेकिन काम में बेहद फुर्तीली। क्या आप इलाज नहीं करवाना चाहती? मुझे ये बहुत ठंडा लगता है, सच में। क्या तुम मुझे एक छोटा सा गर्म पानी का बैग ला सकती हो? लड़की ने आधा विश्वास आधा शक करते हुए एक छोटा सा हैंड वार्मर लाकर दिया। अब दोबारा चुपके से ड्रिप मत निकालिएगा।
वह झुककर मुझे समझाने लगी, क्या ऐसे दर्द नहीं होता? उसकी बात सुनकर मेरी नाक अचानक जलने लगी। बहुत समय हो गया था किसी को ये पूछे हुए कि मुझे दर्द होता है या नहीं। जो लोग मेरी चिंता करते थे वे कब के इस दुनिया से जा चुके थे। दर्द नहीं होता, थैंक यू नर्स जो। झूठ बोलना आसान नहीं था। सिर्फ आधे महीने में मेरे हाथों में इतनी सुइयां लगी कि जैसे एहसास ही खत्म हो गया हो। रात में दर्द के कारण नींद नहीं आती थी। मैं सिर्फ ड्रिप स्टैंड पकड़कर इधर उधर घूमती रहती। उस रात नर्स स्टेशन में सिर्फ नर्स जो थी। वो चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। मैंने धीरे से उसकी मेज थपथपाई। क्या हुआ? उसने इधर उधर देखा कि कोई और तो नहीं है। फिर मुझसे पूछा, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही, बस टहल रही हूँ। मैंने ड्रिप स्टैंड की ओर इशारा किया। उसने मेरा चेहरा देखा, फिर हाथ बढ़ाकर मेरा माथा छुआ। क्या बहुत दर्द हो रहा है? मैं कहना चाहती थी नहीं, लेकिन जाने क्यों मैंने सिर हिला दिया। उसने मुझे हाथ से इशारा किया। मैं नर्स स्टेशन के अंदर गई और उसके पास बैठ गई। फिर मैंने उसके साथ बहुत मीठी ब्रेड खाई, घटिया लेकिन भावुक टीवी ड्रामा देखा और पूरा टिश्यू पैकेट खत्म कर दिया। सुबह होने तक वो मुझे वापस कमरे में भेजने लगी। सच कहूं तो इससे थोड़ा फायदा हुआ, अब दर्द कम लग रहा है। अगला एपिसोड मेरे साथ देखना। मुझे कहानी याद है, तुम अकेले मत देख लेना। नर्स जो मुस्कुराई। अब जाइए और सो जाइए। मैंने उसके साथ 3 रातें टीवी ड्रामा देखते बिताई। फिर एक रात मुझे बाई निंगबिंग का फोन आया। तुम कहाँ हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें क्या मतलब? जब हम पति पत्नी थे तब तुम्हें पूछने का हक नहीं था, अब तलाक के बाद पूछ रहे हो? मेरी बात से वह साफ चुप हो गया। फिर तुरंत फोन काट दिया। मेरा अच्छा मूड भी खराब हो गया। मैंने बिना सोचे उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। नर्स जो बगल में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी कि हम साथ टीवी देखें। उसने धीरे से पूछा,